नमस्कार मित्रों, ब्रह्म एकेडमी बाई संदीप में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता भारत की जो दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। भारत की जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं या भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो जिस समय भारतीय इतिहास लिखा जा रहा था उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, अर्थात भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। अंग्रेज ही भारतीय इतिहास को लिख रहे थे और वो अपने तरीके से लिखने का प्रयास कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई चीज लिखता है तो उसमें मूल चीजें छिप जाती हैं, उसकी पूर्वाग्रह उसके सामने आ जाते हैं। यही स्थिति हमारे इस इतिहास के साथ भी हुई। जब अंग्रेज हमारा इतिहास लिख रहे थे तो उनके अंदर पूर्वाग्रह भी था। पूर्वाग्रह इस रूप में कि अंग्रेज अपने आप को सबसे सभ्य मानते थे। वो ये कहते थे, उनका कहना ये था कि भारतीय जो है वो असभ्य है या उनको अभी सभ्यता का उतना ज्ञान नहीं है और हम उनको सभ्य बनाने के लिए ही उन पर शासन कर रहे हैं। लेकिन जब भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पता चलने लगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला, उसके बाद दूसरी प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता का जब हम इतिहास लेखन करने लगे तो अंग्रेजों को ये लगा कि कहीं ऐसा न हो कि जो कहकर हम उन पर शासन कर रहे हैं उसके विपरीत हो जाए कार्य, कि ये भारतीय खुद इतने विद्वान हैं या सभ्य हैं कि हम उन पर शासन करने योग्य नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति थी उसको विदेशी बताने का प्रयास किया। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता रही हो, चाहे वैदिक सभ्यता हो, इसको भी विदेशी बताने का प्रयास किया कि ये जो सभ्यता भारत में विकसित हुई है ये भारत की मूल सभ्यता नहीं बल्कि विदेशों से आई हुई सभ्यता है, दूसरी जगहों से आई हुई सभ्यता है। तो ये बताने का प्रयास किया। तो इसी चीज को हम आज समझेंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो शोध हो गए हैं, नवीन शोधों के अनुसार ये सिद्ध हो चुका है कि चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो चाहे हमारी वैदिक सभ्यता हो, ये दोनों ही सभ्यता भारत की मूल सभ्यता है। ये कहीं बाहर से नहीं आई बल्कि यहीं पर विकसित होने वाली ये सभ्यताएं हैं। तो वैदिक सभ्यता में हम चर्चा करेंगे। आज से हमारा ये लेक्चर स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता का और हम इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट का भी अध्ययन करेंगे। तो दोनों चीजों को एक साथ जोड़ते हुए चलेंगे ताकि चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहे, परीक्षाओं में आपसे गलतियां कम से कम हो। तो इसलिए हम वैदिक सभ्यता को आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट दोनों भी देते रहेंगे। शुरुआत करते हैं, बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी आपको इसका देते रहेंगे कैसे क्या है। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत करते हैं। मित्रों, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता दूसरी प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है, अर्थात 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना गया है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। इसके पहले बहुत सारा विवाद था कि इसकी समय को लेकर, लेकिन जब कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसके समय का आकलन किया गया तो यही समय निकल कर आया और इसे ही वर्तमान समय में सबसे सर्वमान्य समय माना जाता है वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता का अर्थ क्या होता है? वैदिक सभ्यता का अर्थ वेदों की सभ्यता है, अर्थात ऐसी सभ्यता जिस समय वेदों की रचना हुई, वेदों को लिखा गया, वेदों के बारे में बताया गया, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। इसका दूसरा कारण भी है वैदिक सभ्यता कहने का कि जो भी हमको एविडेंस मिलते हैं, जो भी साक्ष्य मिलते हैं, वो सारे साक्ष्य वेदों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई पुरातात्विक साक्ष्य और वेद, यही तो हमारे एविडेंस के साक्ष्य हैं। इसके अलावा और कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए इस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब वैदिक सभ्यता को वेदों की सभ्यता कहा जाता है, या इस वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? जब ये सब प्रश्न आता है तो इसके निर्माता आर्य थे। हम भी वर्तमान में क्या हैं? आर्य हैं। आर्य और इसलिए इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और वेदों की संख्या कितनी थी? कितने वेद लिखे गए थे? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, वेदों की संख्या 4 बताई गई है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है।
इसके बाद दूसरा जो सबसे प्राचीन वेद है वो है सामवेद, जो संगीत के रूप में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब वेदों का क्रम पूछेगा तो सबसे पहले आएगा ऋग्वेद, दूसरे नंबर पे सामवेद, तीसरे नंबर पर यजुर्वेद और सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे अथर्ववेद लिखा गया है। तो लेकिन इन वेदों में अलग अलग विशेषताएं भी हैं। जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें कुल मंडल 10 हैं। इस तरीके के प्रश्न आते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। सामवेद किस रूप में लिखा गया है? तो संगीत के रूप में लिखा गया है। यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। ये चीज आपसे पूछी जाएगी कि कौन सा ऐसा वेद है कि जो पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। इसके बाद अथर्ववेद का नंबर आता है। अथर्ववेद आपके सबसे अंत में लिखा गया है। तो इस तरीके से अगर क्रम पूछेगा तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है जो 10वें जिसके 10 मंडल हैं। सामवेद दूसरा प्राचीन वेद है जिसको संगीत के रूप में पढ़ा जाता है या संगीतबद्ध किया गया है। यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है और सबसे अंत में लिखा गया वेद आपका अथर्ववेद है। जैसा मैंने कहा कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था? अगर इसकी हम बात करें तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु गाय थी। कौन सी थी? आर्यों की सबसे प्रमुख पशु गाय थी। इस चीज को याद रखिएगा, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था? तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु गाय थी। एक चीज आपको बता दूं यहीं पे कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं और वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कई चीजों से अपरिचित थे, जैसे लोहा, घोड़ा और उसके साथ साथ गाय से भी वो अपरिचित थे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान खुदाई के दौरान जितने भी हमको एविडेंस मिले हैं उसमें जो मृदभांड मिले हुए हैं, चित्रित मृदभांड का मतलब हो गया कि मिट्टी के बर्तन जिन पर चित्रकारी की गई है उसमें बहुत सारे चित्र बने हैं, बहुत सारे जानवरों के चित्र भी बने हैं, जिसमें भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इन सबके चित्र बने हुए हैं, लेकिन गाय के चित्र नहीं मिलता है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे इस तरीके से। लेकिन हमारी वैदिक सभ्यता में गाय को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए कभी भी पूछा जाए कि सर्वाधिक मान्य पशु कौन सा है वैदिक सभ्यता का, तो कौन सा है? गाय। तो इसके बाद आपसे प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आप सामने प्रश्न आता है, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम होता है। ये 3 अर्थ होते हैं, श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम। आपके ऑप्शन के हिसाब से ये प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न की प्रवृत्ति ये रही कि ए ऑप्शन दे दिया श्रेष्ठ, बी कुलीन, सी अगर उत्तम देता है तो डी ऑप्शन निश्चित रूप से उपयुक्त सभी रहेगा। या तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दे सकता है, तो उस हिसाब से आप अपने उत्तर को सही करेंगे। तो आर्य शब्द का अर्थ आज जान लीजिए कि श्रेष्ठ, कुलीन और उत्तम होता है। अब हम आर्यों के आगमन की बात करते हैं कि आर्यों का आगमन कैसे हुआ। जैसे कि इतिहासकार जब लिख रहे थे तो उस समय उन्होंने आर्यों को भारत का मूल निवासी नहीं बताया। जब अंग्रेज उसको लिख रहे थे तो वो कहे कि आर्यों का आगमन हुआ है कहीं से, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि आर्य कहीं बाहर से आए हैं। हम अंग्रेजों को विदेशी कहते थे कि ये विदेशी हैं, आप बाहर से आए हैं। उसी तरीके से अंग्रेज भी हमको विदेशी साबित करना चाहते थे, इसीलिए वो आर्यों के आगमन की बात करते हैं। और आर्यों के आगमन में वो मैक्स मूलर को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? आर्य मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से आए थे। और वो इसी को सिद्ध करते हैं कि ये मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आए और भारत में अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर वो मध्य एशिया से आए तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सभ्यता और संस्कृति का विकास होता कहां है? वहीं पर होता है जहां पे प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता हो। तो मध्य एशिया से ज्यादा सुलभ प्राकृतिक संसाधन भारत में थे, तो भारत में ही सभ्यता का विकास होना चाहिए, न कि मध्य एशिया में। मैक्स मूलर भी अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने ये मान लिया कि नहीं, भारत मध्य एशिया से नहीं आए थे बल्कि यहीं के मूल निवासी थे। लेकिन अंग्रेजों ने उसको इस तरीके से प्रचारित किया कि ये मान लिया गया कि अब भारत जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, आर्य थे, वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे बल्कि बाहर से मध्य एशिया से आए थे।
तो उनका उद्देश्य सिर्फ यही था बाहर से लाने का कि आप भी विदेशी हैं, आप यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, आप हमको विदेशी मत कहा करिए। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, सत्य चीजें कभी छिपती नहीं है। नवीन शोधों के अनुसार ये सिद्ध हो चुका है कि यार कहीं बाहर से नहीं आए थे बल्कि यहीं के मूल निवासी थे। हमारा जो ऋग्वेद है, जो सबसे प्राचीन वेद है, वो भी यही बताता है कि यार कहीं बाहर से नहीं आए थे बल्कि यहीं के मूल निवासी थे। ऋग्वेद में हर जगह कहा गया है कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। कहां के निवासी थे? सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी का थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या है? सप्त सैंधव का मतलब, आप ये भारत का एक छोटा मोटा चित्र देख रहे होंगे, तो सप्त सैंधव यहां पड़ता है। सप्त सैंधव का मतलब कि जहां से 7 नदियां होकर गुजरती हैं, ऐसे जगहों को क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। तो भारत में 7 नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है? पंजाब क्षेत्र है, सिंध पंजाब क्षेत्र। तो वो जो है 7 नदियों का जो क्षेत्र है, वहीं पे सप्त सैंधव प्रदेश है और वहीं पर सबसे पहले आर्यों का मूल निवास स्थान बना। उसके बाद धीरे धीरे आर्य वहां से आगे बढ़ते गए और पूरे भारत में, उत्तर भारत में ये अपना प्रचार प्रसार किए। तो ये स्थिति है। तो ऋग्वेद में भी यही कहा गया है कि आर्य कहां के थे? सप्त सैंधव प्रदेश के थे। लेकिन अंग्रेजों की इस बात को काउंटर करने के लिए कि आर्य बाहर से आए थे, हमारे उस समय के जो विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने अंग्रेजों को काउंटर करने का प्रयास किया, जिसमें सबसे पहला नाम बाल गंगाधर तिलक का आता है। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से नहीं बल्कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर की एक किताब है जिसका नाम है द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन। द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन में तिलक जी कहते हैं कि आर्य कहीं बाहर से नहीं बल्कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। वहां से आए थे जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ था, जहां से जीव की उत्पत्ति हुई थी। तो इस सृष्टि के निर्माण से ही हम यहाँ पे हैं, जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ वहां से हम आए हैं, तो हम विदेशी नहीं हो सकते। सृष्टि के जहां से निर्माण हुआ वहीं से हर जगह सब लोग पहुंचे हैं, तो हम विदेशी कैसे हो सकते हैं? तो ये चीजें जो है तिलक जी बताते हैं कि हम उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसके बाद दयानंद सरस्वती का नाम आता है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि यार तिब्बत के रहने वाले, तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। तिब्बत उस समय भारत के ही क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता था, भारतीय क्षेत्र में ही पड़ता था। तो उन्होंने इसलिए बताने का प्रयास किया कि हम कहीं बाहर से नहीं बल्कि यहीं के रहने वाले हैं। तो ये भी उनका काउंटर किया गया। और इस बात को उन्होंने किस किताब में कही थी? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में कही थी, जो दयानंद सरस्वती की किताब है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। अगर प्रश्न ऐसे पूछता है, मिलान करने के लिए भी दे सकता है। अक्सर पीसीएस से आने परीक्षाओं में आरओ, एआरओ, उसके बाद आपका लोअर पीसीएस, इन सब में चाहे किसी भी परीक्षा में आपसे ये मिलान करने के लिए पूछ सकता है कि किसने कहां से बताया है। तो जब आप इस चीज को जानेंगे तो उस चीज को निश्चित रूप से आप सही कर लेंगे। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मैक्स मूलर ने भारत को कहां से माना है? तो मध्य एशिया से माना है। प्रश्न पूछेगा तिलक ने भारत आर्यों को कहां का माना है? तो आपका आंसर होगा उत्तरी ध्रुव से माना है। जब प्रश्न ये पूछेगा कि दयानंद सरस्वती ने आर्यों को कहां से, भारत में कहां से आए थे, कहां से माना, तो वो तिब्बत से माने हैं। और किस किताब में माना है? तो सत्यार्थ प्रकाश में। और तिलक ने द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन में ये बात कही है। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि मिलान के रूप में भी ये प्रश्न आते हैं और सिंगल करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनसे। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि निम्नलिखित में से आर्य कहां के निवासी थे, कहां के मूल निवासी थे, अगर ऐसा प्रश्न बनता है, अगर उसमें उत्तरी ध्रुव, तिब्बत, मध्य एशिया और चौथा ऑप्शन अगर आपका आ गया कि भारत के मूल निवासी थे, तब अब आपका आंसर भारत के मूल निवासी ही होगा, क्योंकि यह नवीन शोधों द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आया तो अब ये आंसर होगा। पहले अगर भारत के मूल निवासी नहीं दिया हुआ है, तब आप जो है इस पर सही कर सकते हैं मध्य एशिया को। अगर मध्य एशिया के साथ साथ भारत का मूल निवासी भी ऑप्शन में दिया है, तब आप हमारा उत्तर आपका क्या होगा कि ये आर्य भारत के मूल निवासी थे। आर्य सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता में अंतर दिखता है। अंतर यह दिखता है कि जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं हमारी वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सत्ता थी, जबकि वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सत्ता थी। अर्थात
सिंधु घाटी सभ्यता में जहां सारे प्रमुख निर्णय माताएं करती थी अर्थात महिलाएं लेती थी, वहीं अब वैदिक सभ्यता में आते आते सारे प्रमुख निर्णय पुरुष लेने लगा। तो इस तरीके से ये पुरुष ही मुखिया होता था घर का, तो इसलिए इसको पितृसत्तात्मक सत्ता कहा जाने लगा। तीसरा चीज कि प्रारंभिक जो आर्य थे वो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते रहते थे। उसका कारण यह था कि वो एक पशुपालक थे और पशुपालक होने के नाते चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। तो इस तरीके से अगर पूछेगा कि प्रारंभिक आर्य कैसे थे, तो घुमक्कड़ थे और पशुपालक थे, ये हमारा आंसर होगा। इन सब के साथ साथ सबसे प्रमुख चीज वैदिक सभ्यता में आप आगे के लेक्चरों में आपको मिलेगा कि ये सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियां थी, क्या क्या वहां नदियों का कैसे कैसे उल्लेख हुआ है, और सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता के अध्ययन के लिए हम वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं। ये सारी चीजें इसके आगे के लेक्चर में मिलेंगी कि 2 भागों में कौन से 2 भाग हैं और 2 भागों को हम कैसे उसका अध्ययन करते हैं। आज के लेक्चर में आपको केवल वैदिक सभ्यता का कॉन्सेप्ट और कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताना था। ये है, यहां से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं, हर परीक्षाओं में आते हैं, चाहे पीसीएस लेवल हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस तरीके से वैदिक सभ्यता का एक पहला लेक्चर आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे इसके आगे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।